अध्याय 10 इन्फोसिस फाउंडेशन में एक दिन। शोभा मेरे स्कूल की सहेलियों में से एक है। हुबली जैसे छोटे कस्बे में निकटस्थ सिखियों हेतु एक दूसरे के साथ अन्य भाई बहनों की भांति मिलजुल कर रहना सामान्य बात है। जीवन में आमतौर पर मोड़ आते ही हैं और हमें भी भिन्न भिन्न मोड़ों से गुजरना पड़ा। शोभा हुबली में बस गई, जबकि मैं बेंगलुरु चली आई। कर्नाटक में अन्य बच्चों की तरह उसके बच्चे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर बेंगलुरु आ गए। अतः वो बच्चों से मिलने बार बार बेंगलुरु आती और जब भी संभव होता मुझसे मिलती। एक दिन उसने मेरे ऑफिस में फोन किया। चूंकि मैं एक मीटिंग में थी, इसलिए उसके पास संदेश भिजवा दिया कि मैं उसे बाद में फोन करूंगी। जब मैंने शाम को उसे फोन किया तो उसने पूछा, तुमने वापस कॉल करने में इतना समय क्यों लगा दिया? शोभा, मुझे अपने निजी फोनों का उत्तर देने हेतु अभी थोड़ी देर पहले ही समय मिला। थोड़ी गंभीर आवाज में वो बोली, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत व्यस्त रहती हो, लेकिन मैं तुमसे जब भी बात करने की मंशा से फोन करती हूँ तो मुझे बड़ी कठिनाई होती है। कभी तुम काम कर रही होती हो, यात्रा कर रही होती हो, या कभी किसी से मिलने हेतु बाहर गई होती हो। जब मैं समझती हूँ कि तुम इस समय घर पर होगी, तब भी तुमसे बात नहीं हो पाती है। मैं केवल तुम्हें अपने पौत्र के पहले जन्मदिन पर आमंत्रित करना चाहती थी। वो सोमवार को है और तुम अपनी सुविधानुसार जब भी समय मिले अवश्य आना। अरे शोभा, किसी कार्य दिवस, वो भी खासतौर से सोमवार को तुमसे मिल पाना लगभग असंभव है, जैसे कि पुरानी सहेलियां करती हैं। शोभा ने पूछा, क्या तुम अपनी घनिष्ठ सखी के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकती? मैं जानती हूँ कि तुम फाउंडेशन की अध्यक्ष हो और अवश्य ही अनुदान मांगने हेतु लोग मिलने आते ही रहते हैं, लेकिन तुम उन्हें फिर किसी दिन आने के लिए भी तो कह सकती हो। मुझे पक्का यकीन है कि वे दोबारा अवश्य आएंगे। मैंने उत्तर दिया, वो इतना आसान नहीं है। जयनगर से तुम्हारे घर आने और वापस लौटने में 2 घंटे लगते हैं। मेरा आधा दिन निकल जाता है। फाउंडेशन में एक एक दिन अनेक गतिविधियों से भरा होता है, जिनमें से कुछ को स्पष्ट कर पाना सरल नहीं है। जो वहाँ काम नहीं करता, उसको लोगों को धन या अनुदान देना सरल कार्य लग सकता है। यदि तुम सचमुच जानना चाहती हो कि मैं क्या करती हूँ, तो आओ मेरे साथ साय की तरह लगकर एक दिन बिताओ और देखो, शायद तब तुम सामाजिक कार्य की जटिल प्रकृति की एक झलक देख पाओगे। शोभा उत्साह पूर्वक राजी हो गई और एक सोमवार को मेरे साथ ऑफिस में समय बिताने हेतु आ गई। उसके आने से मैं खुश थी। मैंने उसे बता दिया, जैसे ही मैं अपनी दिनचर्या शुरू करूं, तुम बिना कोई टिप्पणी किए केवल देखती जाना, ठीक है? उसने मुस्कुराकर सहमति में सिर हिला दिया। इस बीच मैंने अपनी सहायिका आशा को उन लोगों की सूची दी जिनसे मुझे उस दिन बात करनी थी। जल्दी ही फोन की घंटी बजी। हरकत में आकर शोभा ने उत्तर दे दिया। एक अन्य आवाज आई, हम हुबली से हैं और श्रीमती सुधा मूर्ति को अच्छी तरह जानते हैं। मैं उनसे बात करना चाहूंगी। आपका क्या नाम है मैडम? उषा पाटिल। आशा ने मुझसे पूछा, कोई उषा पाटिल लाइन पर है, आपकी बात कराऊं? हुबली में उषा एक आम नाम है और वैसे ही अंतिम नाम पाटिल है। मैं हुबली में कम से कम 10 उषा पाटिल को जानती थी, जिनमें एक पड़ोसी, एक सहपाठिन, एक चचेरी बहन, एक चचेरे भाई की पत्नी, एक दोस्त, एक पुजारी की लड़की तथा कुछ अन्य और। मैं चकित थी कि ये शख्स कौन थी। मेरी तरह आशा भी आशंकित थी। मैंने आशा से फोन लेकर कहा, सुधा मूर्ति बोल रही हूँ। मैं उषा पाटिल हूँ और हुबली के निकट एक गांव कुंडगोल से बोल रही हूँ। मेरे बेटे को नौकरी चाहिए। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? नहीं, लेकिन आप हुबली से हैं, इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि आप हुबली वालों की सहायता अवश्य करेंगी। उषा जी, आपने ये क्यों कहा कि आप मुझे जानती हैं? मैं आपको अखबारों और टेलीविजन के जरिए जानती हूँ। उसने औचित्य जताने की कोशिश की। परंतु मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे जानती हैं। खैर, उसे छोड़िए। मेरा पुत्र जल्द रोजगार पाने का इच्छुक है। मैंने दृढ़ता से कहा, इन्फोसिस में लोगों की भर्ती के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। कृपया आप मानव संसाधन विभाग को ईमेल भेज दीजिए, वे अपने नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। उसने कहा, लेकिन आप एक शब्द लिख देंगी तो आपके अनुरोध को वो नहीं ठुकराएंगे। मुझे खेद है उषा जी, परंतु ये पेशेवरों की नियुक्ति का मामला है
और कर्मचारियों की नियुक्ति साक्षात्कार एवं परीक्षण के बाद ही होती है। मैं फाउंडेशन चलाती हूँ और किसी अन्य विभाग की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती। उषा आश्वस्त नहीं थी। वो मायूस होकर बोली, क्या आप किसी संपर्क व्यक्ति का विवरण दे सकती हैं? मैंने उत्तर दिया, आप ईमेल से रेज्यूमे भेज सकती हैं। प्लीज 1 मिनट होल्ड कीजिए ताकि ईमेल एड्रेस लिखने के लिए मैं कागज कलम ढूंढ लूं। मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं था, अतः फोन वापस आशा को थमा दिया। उसे भर्ती विभाग का ईमेल पता दे दो और आज के बाद यदि कोई कहे कि वो मुझे अच्छी तरह जानती या जानता है तो ये अवश्य पूछना कि क्या मैं भी उसे जानती हूँ। मैं जाकर अपने ईमेल देखने लगी। मेरी सेक्रेटरी लीना बोली, मैडम आज आपके लिए 410 ईमेल्स हैं। संख्या असामान्य नहीं है। आओ इसे श्रेणी के आधार पर वर्गीकृत करके अलग कर ले, फिर नीचे से आरंभ करें। वर्गीकरण हो जाने के बाद हम शुरू हो गए। पहला ईमेल ऐसा था जिसमें मुझे किसी देवी की तरह वर्णित किया गया था। मैंने कहा, लीना सिर्फ अंतिम पंक्ति पढ़ो। लीना ने स्पष्ट किया, इसमें एक मंदिर के निर्माण हेतु अनुदान का निवेदन किया गया है। मैंने कहा, फाउंडेशन किसी धार्मिक निर्माण या पुनर्वास में सहायता नहीं करता जब तक कि वो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा घोषित पुरातात्विक महत्व का ना हो। मेरी ओर से खेद जता दो। इससे पहले कि लीना और मैं दूसरे ईमेल की तरफ बढ़ते, ऑफिस में मोबाइल फोन चिंचियाने लगा जो अनेक मैसेजेस के आने का घोतक था। वे सभी एक संदेश के प्रत्युत्तर में आए थे जिसमें कहा गया था कि इन्फोसिस फाउंडेशन सभी आवेदकों को छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। फाउंडेशन से तुरंत संपर्क करें। फोन की घंटियां भी बजने लगी। खबर पूरी तरह असत्य थी। कई साल पहले फाउंडेशन ने सीमित छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव किया था, परंतु निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद उसे निरस्त कर दिया गया था। हमें इस बात की जानकारी थी कि इसके बावजूद लोग उस सूचना को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे थे। परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों और उनके पेरेंट्स ने ईमेल, पत्रों एवं फोन की बाढ़ लगा दी। मैंने आशा से कहा कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उसी माध्यम से दो जिस माध्यम से वो प्राप्त हुआ था। मैं जानती थी कि इससे आशा कुछ घंटों तक व्यस्त रहेगी। ये हो जाने के बाद लीना और मैंने दूसरा ईमेल खोला। एक विश्वविद्यालय मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि देना चाहता था। लीना उत्तेजित थी, परंतु मैं नहीं। शीघ्र ही हमने प्रासंगिक पंक्ति पढ़ी जिसमें कहा गया था कि एक बार डॉक्टरेट प्राप्त कर लेने के बाद आप भूतपूर्व छात्रा बन जाएंगी और हम आश्वस्त हैं कि उसके बाद आप अपने तरीके से विश्वविद्यालय की सहायता कर सकती हैं। मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊं और तुम मेरी, मैंने लीना से कहा। डॉक्टरेट को विनम्रता पूर्वक ठुकरा दो। अगला अनुरोध मुंबई के एक कॉलेज के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि बनने के लिए आया था। आमतौर पर मैं अपने काम में बाधक कार्यक्रमों में नहीं जाती, लेकिन कुछ एक में शामिल होने की कोशिश अवश्य करती हूँ। लीना ने मुझे बताया कि कार्यक्रम तो मात्र 2 घंटे का ही है, परंतु मुंबई जाने और फिर वापस आने की यात्रा में 1.5 दिन लग जाएंगे। पहले मैंने इनकार करने का विचार किया, परंतु फिर विद्यार्थियों के विषय में सोचा जो मुझे हमेशा प्रिय रहे हैं। मैंने कहा, यदि उस दिन मुझे किसी काम से मुंबई जाना हो तो मैं शामिल हो सकती हूँ। उसने मेरी डायरी की जांच करके बताया, आप उस तारीख को दोपहर बाद बैठकों में भाग लेने मुंबई जा रही हैं और सुबह कुछ घंटों का समय आपके पास उपलब्ध है। भाग्यवश कार्यक्रम स्थल हवाई अड्डे के पास ही है और आप विमान से उतरने के बाद सीधे वहां जा सकती हैं। हम आपकी उड़ान को पुनर्निर्धारित कर सकते हैं और आप बेंगलुरु से तड़के रवाना हो सकती हैं। कॉलेज प्रबंधन को बता दो कि मैं 9:30 से थोड़ा पहले वहां पहुंच जाऊंगी और अनिवार्यतः प्रातः 11 बजे वहां से प्रस्थान कर जाऊंगी। फोन की तेज आवाज ने हमारी बातचीत को बाधित कर दिया और आशा ने फोन उठाया। हेलो। कुछ सेकंड में उसने फोन मुझे थमा दिया। कसाब लाइन पर है। मैं डर गई। किसी समय कसाब एक पाकिस्तानी आतंकवादी था जिसे 26/11 को मुंबई के ताज होटल पर हमले के लिए दोषी सिद्ध किया गया था। जहां तक मैं जानती हूँ उसे फांसी दे दी गई है, परंतु कई बार जो दिखाई पड़ता है वो होता नहीं है। क्या वाकई वो मुझे फोन कर रहा है और क्यों? मैंने आशा से कहा, 1 मिनट मुझे सोचने दो, फिर कसाब से कहना कि मैं उससे बात करूंगी। उसने उससे संक्षिप्त बात करके मुझसे कहा, कसाब बहुत क्रोधित है। वो कह रहा है कि मैं एक देशभक्त नागरिक हूँ और मुझसे पूछ रहा है कि मैं उसे इस प्रकार संबोधित क्यों कर रही हूँ।
मैं दिग्भ्रमित थी। तुमने उससे क्या कहा आशा? आपने सुबह मुझे पहले जो लिस्ट दी थी, मैंने उसी से नंबर मिलाकर उन्हें होल्ड करने का अनुरोध किया और इस बीच कॉल आपके फोन पर ट्रांसफर कर दी। मैंने तुम्हें कभी किसी कसाब का नंबर नहीं दिया और नहीं तुम्हें उस नाम वाले किसी व्यक्ति को कॉल करने को कहा। कसाब जहन्नुम में जा चुका है, क्या तुम जानती हो वो कौन था? पर स्थिति की परवाह किए बिना उसने लापरवाही से जवाब दिया, मैं नहीं जानती। मुझे फोन दो। मैं दूसरी ओर से फोन पर एक आदमी की फुफकार सुन सकती थी। मैंने कहा, हेलो। मेरे दादा एक स्वतंत्रता सेनानी थे और मैंने पूर्व विधायक के रूप में देश की सेवा की है। मुझे अपनी संस्कृति पर गर्व है। मुझे कसाब कहकर संबोधित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं सकुच आई। आशा ने कसाबे को फोन किया था, परंतु गलत उच्चारण के कारण उसकी ध्वनि कुख्यात आतंकवादी के नाम जैसी निकली। ये एक सच्चे देशभक्त का पूर्ण निरादर एवं अपमान था। मैं सुधा मूर्ति बोल रही हूँ सर। एक गलतफहमी के कारण ऐसा हुआ। मुझे इसका बेहद अफसोस है और मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। मैंने अपने स्टाफ से कहा था कि वो आपको सूचित कर दें कि आज कहीं बाहर जाने के कारण मैं विवाह में शामिल हो पाने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैं हवाई अड्डा जाते समय आपके घर अवश्य आऊंगी। मेरी आवाज सुनकर वे शांत हो गए। फोन काटकर मैंने आशा से पूछा, तुमने उन्हें कसाब क्यों पुकारा? मैडम, जिस समय मैंने उन्हें कॉल किया था ठीक उसी समय 3 फोन बजने लगे। मैंने उन्हें कसाबे ही कहा था। हो सकता है कि उन्होंने गलती से कसाब सुन लिया हो, वरना उन्हें भिन्न नाम से पुकारने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य हो सकता है? इसी बीच कार्यालय प्रबंधक कृष्णमूर्ति ने आकर बताया, मैडम पेमेंट वाउचर तैयार है। हमारे ऑफिस की तरह इसका लेन देन भी कैशलेस है। हमारी ये नीति वर्ष 2016 में करेंसी के विमुद्रीकरण के दौरान वरदान सिद्ध हुई, क्योंकि हम अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुए। सीएसआर प्रबंधक प्रशांत ने हस्तक्षेप करते हुए पूछा, क्या आपने हमारे कर्मचारियों की एक अलाभकार शाखा को निकट अतीत में अपनी चंडीगढ़ यात्रा के दौरान समतुल्य अनुदान देने का वचन दिया है? मैंने उत्तर दिया, हाँ मैंने दिया है। ये उन्हें हमारे कुछ सीएसआर प्रयासों में संलिप्त करने का अच्छा उपाय है और इससे उन्हें कुछ गतिविधियों हेतु धनार्जन की प्रेरणा मिलेगी। मैंने इसे हैदराबाद, पुणे, मैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और भुवनेश्वर जैसे अन्य विकास केंद्रों में भी प्रोत्साहित किया है। प्रशांत के माथे पर चिंता की रेखाएं साफ नजर आईं। हम इस वर्ष हेतु निर्धारित राशि से पहले ही अधिक खर्च कर चुके हैं। ये हमारी इस साल की योजना के साथ मेल नहीं खाता। कृपया हमारे नवीनतम बजट की समीक्षा कीजिए। मैं उसकी चिंता समझ गई। प्रशांत वित्त पर निगरानी और बजट पर पैनी नजर रखता था। हम इसे संभाल लेंगे। अच्छा यही है कि हम बजट की चिंता करने की बजाय योग्य परियोजनाओं को तैयार रखें। आवश्यकता होगी तो हम और धन हेतु अनुरोध कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी परियोजनाएं हैं जिनमें विलंब हो सकता है या जो अभी तैयार नहीं है, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि कभी मैं प्रोफेसर थी, अतः मैं अपने ऑफिस में अक्सर हर एक से अध्यापिका की तरह बात करती हूँ। अधिकांश समय प्रशांत और मेरी कार्यक्रम निदेशक श्रुति हमारी चतुराई भरी बातों का निशाना होते थे, क्योंकि वे दोनों हमारी वार्षिक बैलेंस शीट और सीएसआर लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उत्तरदायी थे। मेरे नियमित हस्तक्षेप के बावजूद उपलब्ध वित्त से जब वचनबद्धताएं अधिक हो जाती थीं, तो अक्सर दोनों चिंतित हो जाते थे। अगला फोन बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंधन की ओर से अनुदान पूर्ण करने हेतु आया। पिछली गर्मियों में हमें पता चला था कि पानी की अत्यधिक कमी के कारण पशुओं को तकलीफ हुई। प्रशासन ने चीतों के बैठने हेतु एक टब का निर्माण करवाया था, परंतु संक्रमण एवं रोग से बचने के लिए कुछ दिनों बाद पानी को बदला जाना जरूरी था। चीतों के बीमार होने पर उनका इलाज कर पाना कठिन था, अतः केयर टेकर पानी की कमी के प्रति हमेशा सतर्क रहते थे। मैंने अपने ठेकेदार को बुलाकर बोरवेल की खुदाई करने और एक ओवरहेड पानी की टंकी बनाने का निर्देश दिया। अनेक लोगों ने इस इलाके में पानी की कमी के बहाने हमें रोकना चाहा, परंतु हम किसी तरह आगे बढ़ते गए। हमें पशुओं की भलाई के लिए कोशिश करनी थी। एक और कॉल हमें ये सूचित करने हेतु आई कि बोरवेल में प्रचुर मात्रा में पानी था। पशुओं को अंततः अच्छी क्वालिटी का पर्याप्त पेयजल मिलेगा और वे रोगों से यथासंभव मुक्त रहेंगे। मैंने उस महती कृपा हेतु ईश्वर को धन्यवाद दिया। मैंने लीना पर निगाह डाली। वो अभी भी यात्रा, लंबित मुलाकात, खेद और नई पहल जैसी विभिन्न श्रेणियों की ईमेल छांटने में व्यस्त थी।
हर एक अपने काम में मग्न था। कई बार मैं महसूस करती थी कि अधिकतर काम उचित तरीके से कर लिया गया है और मेरे पास करने को अधिक कुछ नहीं है। आमतौर पर केवल कुछ नए प्रस्ताव अपवाद स्वरूप या वृद्धिद के कारण मेरे समक्ष लाए जाते थे। वो किसी आगंतुक से श्रुति की मुलाकात का समय था। वो ऊपरी मंजिल पर मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में गई और मैं फोन की घंटी अनवरत बजते रहने के बावजूद अपने लिए रखी मेल को स्कैन करने लगी। कुछ मिनट बाद मेरे ठेकेदार ने आवश्यक अपडेट हेतु फोन किया। उसने कहा, मैडम, कुछ मजदूर एक हफ्ता पहले छुट्टी पर गए थे परंतु अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। यदि हमें केवल मौजूदा मजदूरों के साथ काम चलाना पड़ा तो प्रोजेक्ट पूरा होने में 1 महीने का विलंब हो जाएगा। मैंने विरोध करते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने उद्घाटन हेतु मुख्यमंत्री को पहले ही आमंत्रित कर लिया है और प्रत्येक चीज की योजना बन चुकी है। तुम्हें किसी तरह काम अवश्य पूरा करना होगा। मैडम, फिर आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या कर सकता है, परंतु लगातार यही कहता रहा कि तेजी से काम पूरा कर देगा। लंबी बहस के बाद उसने कहा कि वो तेजी से काम करेगा और मात्र 15 दिनों का विलंब होगा। वो उद्घाटन की तिथि तक समय पर काम निपटा देगा। अनुभव ने मुझे सिखाया है कि अधिकतर निर्माण कार्यों में विलंब होता ही है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति परियोजना प्रबंधन में कितना कुशल है। इसीलिए मैंने उसे कुछ छूट दे दी। तभी श्रुति ने मुझे अपने साथ मीटिंग में भाग लेने का अनुरोध किया। उसने कहा, प्रस्ताव से संबंधित हमारे निर्णय की सूचना मैंने दे दी है, परंतु टीम आपसे मिलने की इच्छुक है। इसमें 3 लोग हैं। मैं सोचती हूँ कि उनसे अभी मिल लेना ही ठीक है, वरना वे फिर आएंगे। इन्फोसिस फाउंडेशन में हमारी अपनी नीतियां एवं रणनीतियां हैं। हम राजनीतिक दल के लिए किसी अनुदान की मंजूरी नहीं देते और न ही प्रस्तावों की समीक्षा के दौरान जाति, वर्ण या धर्म के आधार पर कोई निर्णय लिया जाता है। हमारी एक बाह्य नीति है। प्रत्येक परियोजना हेतु आंतरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षा तथा तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया जाता है और किस्तों में धन की अदायगी के प्रति हमारा झुकाव होता है। चूंकि परियोजना हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं थी, अतः श्रुति ने उसे निरस्त करने हेतु चुना था। फाउंडेशन में हम जानते हैं कि यदि किसी प्रस्ताव को रद्द कर रहे हैं तो हमें उसकी सूचना यथासंभव शीघ्र अवश्य देनी चाहिए। आदि निशूत्र अंत्य निशूत्र से अच्छा है, अर्थात प्रारंभिक निराशा अंत की असहमति से बेहतर है। ठीक है, मैं चलती हूँ, कहकर मैं उसके साथ ऊपर चली गई। अधिकतर लोग मुझसे मिलने पर बल देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि वे मुझ पर सीधे दबाव डालेंगे तो मैं झुक सकती हूँ, परंतु वे सच्चाई से अनभिज्ञ हैं। श्रुति और मेरा दृष्टिकोण सर्वदा समान होता है, परंतु मैंने श्रुति की सहायता करने के उद्देश्य से आगंतुकों से मिलने का निर्णय किया। मेरी अपेक्षा के अनुसार वे अगले 30 मिनट तक अपने प्रस्ताव की खूबियों पर बोलते रहे। अंत में मैंने कहा, अनुदान उपलब्ध कराना हमारी इच्छा एवं रुचि पर निर्भर नहीं है। आप लोग इस तथ्य को कृपया समझने का प्रयास करें कि यहाँ कुछ नियम और प्रक्रियाएं हैं जिनका हमें पालन करना पड़ता है। श्रुति ने सही निर्णय से आपको अवगत करवा दिया है और दुर्भाग्यवश हम आपकी राय से सहमत होने में असमर्थ हैं। वे रुष्ट हुए, परंतु इस बिंदु से आगे कुछ नहीं किया जा सकता था। कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं जब कंपनी के निदेशक अपने पास आए पत्रों एवं अनुरोधों को हमारे पास भेज देते हैं। हम सकारात्मक ढंग से उनका मूल्यांकन करते हैं और उन्हें स्वीकृत या निरस्त कर देते हैं। मैं प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से मुझ पर कभी कोई दबाव न डालने हेतु प्रबंधन को धन्यवाद देती हूँ। लंच का समय हो गया। चूंकि मेरा घर निकट ही था, अतः मैंने शोभा से कहा, आओ चलें और खाकर जल्दी वापस आ जाएं। घर पहुंचने पर सुरक्षा गार्ड ने सूचित किया कि मेरी बेटी अक्षिता ने फोन किया था। जब पलटकर मैंने उसे फोन किया तो उसने मेरे ऊपर प्रश्नों की बौछार कर दी। आप कल कहाँ थी? क्या आप बीमार हैं या वहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो आप मुझे नहीं बता रही हो? मैं अत्यंत चिंतित थी। मैं उसकी आवाज से चकित थी। मैं यहाँ बेंगलुरु में ठीक ठाक हूँ और बैठकों में भाग ले रही हूँ। तुम क्यों चिंतित हो? उसने कहा। मैंने कल सुबह जब सिक्योरिटी स्टाफ से बात की तो उन्होंने बताया कि आप टॉयलेट में थी। जब मैंने दोपहर बाद फोन किया तब भी वही उत्तर मिला। यही कहानी शाम को और फिर रात को उन्होंने बताया कि आप सो रही थी। आज सुबह उन्होंने बताया कि आप ऑफिस जाने के लिए निकल चुकी हैं। मैंने आपको ईमेल भेजा तब भी आपकी आवाज सुनने को नहीं मिली। आप सारा दिन आराम कक्ष में क्यों थी? उसके स्वर में चिंता की झलक थी। मैंने शांतिपूर्वक कहा,
अक्षिता, सांस लो, रोजाना थोड़ा प्राणायाम किया करो। मैं अभी हाल में निर्मित और उद्घाटन किए गए टॉयलेटों का स्थल निरीक्षण करने गई थी। उसके बाद अन्य बैठकें और उन्हें कैसे बनाया जाए, इस पर एक पैनल पर ये चर्चा शुरू हो गई। मैंने सिक्योरिटी स्टाफ से कहा कि मैं शौचालय परियोजना कार्य हेतु जा रही हूँ। संभवतः उसने गलत तरीके से समझा और केवल टॉयलेट शब्द उन्हें याद रहा। इतना डरो मत। जहाँ तक तुम्हारे ईमेल का प्रश्न है, अत्यंत व्यस्त दिन होने के कारण उसे मैं अभी देख नहीं पाई हूँ। मैंने तत्काल संतुष्टि का स्वर सुना। फोन रखने के बाद मैं मुख्य द्वार पर गई और वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड से पूछा, क्या मैंने कल तुम सबको सूचित नहीं किया था कि मैं शौचालय परियोजना के कारण देर से वापस आऊंगी? कल मैं ड्यूटी पर नहीं था मैडम। कल वाले गार्ड के कान में संक्रमण हो गया है, अतः आज उसने छुट्टी ले ली है। लंच के दौरान मैं और मेरा रसोइया किराने के सामान की सूची बनाने लगे। वो जानता था कि रात को खाने पर कितने लोग आएंगे और डिनर का मेन्यू क्या रहेगा। मेरा मन बहरहाल अभी तक ऑफिस के मामलों में ही लगा हुआ था और वहां से अचानक ध्यान हटाकर घरेलू बातचीत में शामिल हो पाना मेरे लिए कठिन था। मैंने कहा, इस मामले में हम बाद में शाम को बात करेंगे। तब तक आपके पास जो कुछ है और उससे जो बना सकते हो वही बनाओ। जल्दी से लंच करके मैं शोभा के साथ ऑफिस लौट आई। मेरा अगला साक्षात्कार ऐसा था जो काफी समय पहले होना था। सबसे पहले जो 3 लोग मिलने आए थे, उन्होंने एक साथ बोलना शुरू कर दिया, जिससे मैं कुछ समझ नहीं पाई। इसलिए मैंने उनसे एक एक करके बोलने का आग्रह किया। पहले व्यक्ति ने कहा, मुझे इस क्षेत्र में काम करने के लिए अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। दूसरे ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे राजनीतिक संबंध हैं जिससे काम बन जाएगा। तीसरे व्यक्ति ने कहा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम यहाँ किस लिए आए हैं और पेयजल परियोजना के माध्यम से कैसे शहरी गरीबों की सहायता कर सकते हैं। मैंने विनम्रता पूर्वक कहा, कृपया मुझे आपसे कुछ प्रश्न करने की अनुमति दीजिए। आप जहाँ काम करने के इच्छुक हैं, उस प्रस्तावित क्षेत्र में क्या कभी गए हैं? यदि गए हैं तो जिन लोगों को पेयजल वितरित किया जाना है उनकी जनसंख्या क्या है और उसमें पुरुषों एवं स्त्रियों का औसत क्या है? तीनों चुप रहे। मैंने पूछताछ की दिशा बदल दी, आपको पेयजल की आपूर्ति कहाँ से होगी? कोई उत्तर नहीं। मैंने पुनः प्रयास किया, क्या वहां पहले से कोई प्रणाली मौजूद है जो निष्क्रिय है, और यदि ऐसा है तो क्यों? कोई उत्तर न पाकर मैंने हाथ खड़े कर दिए। मैंने कहा, पहले आप लोग इन प्रश्नों के समाधान सहित एक संशोधित प्रस्ताव और उसकी कार्यान्वयन योजना तैयार कीजिए। उसके बाद हम अगली आंतरिक समीक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग यदि मुझे उस स्थान का विवरण दें तो मैं वहां का व्यक्तिगत दौरा करूंगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजनीतिक रूप से उस क्षेत्र में किसका प्रभाव है या कि हमें पुरस्कार कौन देगा। हमारा लक्ष्य विशेष तौर पर वंचित या अल्प सुविधा प्राप्त लोग हैं और हम अपनी कोशिशों से उनकी मदद करके उनके चेहरे पर मुस्कान देखने की आशा करते हैं। तीनों लोग निराश नजर आए, जिसका सर्वाधिक कारण संभवतः ये था कि मैंने उनकी परियोजना हेतु कोई धन देने का वचन नहीं दिया। मैं उन्हें अलविदा कह रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक देकर लीना अंदर आ गई। मैडम, आपको अपनी यात्रा योजना पर पुनर्विचार करना होगा। आपकी अनुपस्थिति में गत सप्ताह मेरे पास पूरे देश से भिन्न भिन्न स्थानों पर परियोजना निरीक्षण हेतु अनेक फोन आए। परियोजना निरीक्षण के कार्य को हम प्रशांत, श्रुति एवं आपके बीच विभाजित कर सकते हैं। मुझे तिथियों को तय करने हेतु आपका थोड़ा समय आज ही चाहिए। मैंने कमरे में लगे कैलेंडर पर नजर डाली और कहा, मेरे टूर सप्ताहांत में तय करो ताकि कार्य दिवसों में मैं अपना दैनंदिन कार्य कर सकूं। यदि मुझे दिल्ली जाना हो तो एक ही समय में जम्मू और लखनऊ सहित सभी क्षेत्रीय परियोजना दौरों की योजना बनाओ। मैं अनावश्यक यात्रा से यथासंभव परहेज करती हूँ। लीना ने सिर हिलाया और आंखों में आत्मविश्वास की चमक लिए वापस चली गई। वो मेरी भ्रमण योजना की पहेली अपने आप सुलझा लेगी। मैं अपने कक्ष में वापस गई। सारी ईमेल्स छांटकर संबंधित लोगों को निर्देशित की जा चुकी थी। केवल मेरे लिए बची ईमेल का मैंने जवाब देना शुरू किया। उसके बाद डॉग से आई चिट्ठियों की बारी आई। मेरे अनेक लक्ष्यों में से एक अपने कार्यालय को कागज रहित बनाना है, परंतु उसे मैं जल्दी पूरा होता नहीं देखती। हमें अब भी मुद्रित पुस्तिकाएं, अनुरोध पत्र एवं निमंत्रण पत्र प्राप्त होते रहते हैं। चूंकि मैं लेखिका हूँ, अतः मुझे अनेक पुस्तकें सप्रेम भेंट के रूप में भी प्राप्त होती हैं। आजकल एक मजाक प्रचलित है कि लेखकों की संख्या पाठकों की संख्या से अधिक हो गई है। कुछ लेखक मुझसे अपनी पुस्तकों हेतु
प्राक्कथन लिखने का अनुरोध करते हैं। अन्य चाहते हैं कि मैं उनकी पुस्तकों को पुस्तकालयों एवं विद्यालयों में भंडारण के माध्यम से उनका प्रचार करूं। कुछ तथा अपनी पुस्तकों में मेरा विचार जानने हेतु पत्र लिखते हैं। कुछ लेखक मेरे पास अपनी मूल पांडुलिपियां भेज देते हैं और मुझसे उन्हें वापस भेजने का अनुरोध करते हैं, जिससे अनावश्यक बाधा उत्पन्न होती है। पुस्तकालयों हेतु आई पुस्तकों को चयन समिति के पास भेज दिया जाता है, जबकि प्राक्कथन और विचार के अनुरोधों को मेरे अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के कारण निरस्त कर दिया जाता है। आमतौर पर शाम तक मेरी कचरे की टोकरी भर जाती है। उसके बाद फाउंडेशन कार्यालय में मेरे पाठकों के पत्रों की बारी आती है। उनमें मिश्रित प्रतिक्रियाएं होती हैं। कुछ अपने अनुभवों को साझा करते हैं, कुछ मेरे लेखन से किसी पक्ष की आलोचना करते हैं, जबकि अन्य उनकी प्रशंसा करते हैं। उन पत्रों को अपने निजी समय में उत्तर देने के लिए मैं घर ले जाती हूँ। एक न्यूज चैनल से आए फोन ने मेरे कार्य में बाधा डाली। पत्रकार ने मौजूदा सरकार के बारे में मेरा विचार जानना चाहा। उसने ये भी पूछा कि करेंसी के विमुद्रीकरण एवं उसके कार्यान्वयन पर आपके क्या विचार हैं। मैंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपने काम में अच्छी हो सकती हूँ, परंतु मेरे पास ऐसे मामलों पर टिप्पणी करने की कोई प्रवीणता नहीं है। मैंने पत्रों को इधर उधर करना शुरू किया, जिनमें से कुछ को उचित उत्तर हेतु लीना के पास रवाना कर दिया। सेना के शहीदों के परिवारों की ओर से भी पत्रों का एक गुच्छा था, जिसमें हमारे छोटे से योगदान हेतु फाउंडेशन को धन्यवाद दिया गया था। 2 अन्य पत्रों ने भी मेरा ध्यान आकृष्ट किया। एक केंद्र सरकार की ओर से आया था और दूसरा राज्य सरकार की ओर से। दोनों ही पत्रों में कुछ परियोजनाओं में फाउंडेशन से सहायता का अनुरोध किया गया था। उन्हें अगले सप्ताह की आंतरिक समीक्षा की कार्यसूची में डाल दिया गया। लीना मुझे ताज़ा जानकारी देने हेतु कमरे में आई। मैडम, मैंने आपकी यात्रा योजना तैयार कर ली है। आगामी 3 महीनों तक आप प्रति माह 15 दिनों की यात्रा पर रहेंगी। अधिकांश सप्ताहांतों की हानि तो आपको होगी ही, उसके साथ साथ आपको अपनी भतीजी की शादी एवं पिताजी की पुण्यतिथि भी छोड़नी पड़ेगी। क्या ये ठीक है? अति सुंदर लीना, धन्यवाद। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि काम ही पूजा है। मैं जानती हूँ कि यदि इस समय वे यहाँ होते तो स्वयं समझ जाते। लीना ने मेरा यात्रा विवरण कृष्णमूर्ति को सौंप दिया, जिसने तत्क्षण मेरी टिकटों और यथासंभव कंपनी के अतिथि गृहों में मेरे ठहरने का प्रबंध करना प्रारंभ कर दिया। गेस्ट हाउसों में ठहरने से मेरी योजनाओं के मध्य समन्वय करना आसान था और इससे धन की भी बचत होती है, अन्यथा मुझे होटलों पर खर्च करना पड़ता। कुछ देर बाद श्रुति ने आकर कहा, मेरे पास एक खुशखबरी है। जिन बच्चों की हमने गणित ओलंपियाड में सहायता की थी, उन्हें MIT और कॉलटेक में प्रवेश मिल गया है। अपनी प्रेस वार्ता में उन्होंने फाउंडेशन को हार्दिक धन्यवाद दिया और कहा कि 10,000 रुपए की हमारी छोटी सी भेंट ने उन्हें विज्ञान विषय का चयन करने हेतु प्रेरित किया। एक ईमेल पावागढ़ से भी आई है। नेत्रहीन बच्चों के लिए काम करने वाले निस्वार्थ स्वामी जी ने लिखा है कि मिड डे मील कार्यक्रम बच्चों को विद्यालय में रोके रहने में सफल रहा है। संगीत कक्षाओं हेतु दिए गए दान से बच्चे प्रसन्न हैं। अभी हाल ही में उन्हें एक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने गर्व से मुस्कुराते हुए अपने मेधावी बच्चों की एक तस्वीर भी भेजी है। उसके चले जाने के बाद मैं कुछ देर शांत होकर बैठी रही। फोन की घनघनाती घंटी ने मुझे झकझोर कर अपने विचारों की दुनिया से बाहर निकाला। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मैंने फोन उठाया, परंतु उसके एक्सटेंशन पर बैठी लीना पहले ही फोन उठा चुकी थी। फोन करता लीना पर चीखते हुए कह रहा था, फाउंडेशन ने जो धन मुझे दिया है, मैं उससे अधिक पाने का योग्य हूँ। तुम केवल एक सेक्रेटरी हो। अपने बॉस से मेरी बात कराओ और उसे बताओ कि मैं कौन हूँ। यदि तुम बात नहीं कराओगी तो मैं मीडिया में जाकर फाउंडेशन के बारे में उन्हें बताऊंगा, अतः सावधान रहना। मैं तत्काल लीना के कमरे में गई और फोन उससे ले लिया। मैंने पूछा, क्या समस्या है सर? मैंने विद्यालय हेतु 2 करोड़ रुपए का अनुरोध किया था, लेकिन आपने मात्र 2 लाख रुपए दी। ये फाउंडेशन के लिए बड़ी तुच्छ राशि है। मैं चाहता नहीं, स्पष्टीकरण की मांग करता हूँ। मैं एक प्रभावशाली कार्यकर्ता हूँ और यदि चाहूँ तो फाउंडेशन के नाम को कलंकित कर सकता हूँ। अवश्य, मैं आपको स्पष्टीकरण दूंगी। हमें प्रतिदिन 100 से अधिक वास्तविक प्रार्थना पत्र और लगभग 200 फोन आते हैं। हम किसी दबाव में काम नहीं करते और न ही अपने अनुदानों से किसी लाभ की परवाह है। हमारे यहाँ एक स्थापित प्रक्रिया है और अनुदानों का वितरण हम अपने सर्वोत्तम फैसले के अनुसार करते हैं। प्रगति समीक्षा के बिना हम अपने अनुदानों में वृद्धि नहीं करते। अनुभव ने हमें सिखाया है कि काम स्वयं बोलता है। इसके अलावा न्यासीगण है,
जो निर्णय प्रक्रिया में शामिल होते हैं। हो सकता है कि हम कल फाउंडेशन में न रहें, परंतु स्थापित प्रक्रियाएं जारी रहेंगी। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि हम मीडिया से बिल्कुल भयभीत नहीं हैं, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं करते और न ही कुछ छिपाते हैं। उस व्यक्ति ने खामोश होकर अपना गला साफ किया। ठीक है, यदि हम अच्छी तरह काम करें और समीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं, तो क्या आप अगले वर्ष हमारी सहायता करेंगी? शायद। हम अनेक संगठनों की सहायता करते हैं और उनमें से श्रेष्ठ संगठनों से स्वयं संपर्क करने में हमें डर नहीं लगता। केवल काम की गुणवत्ता हमें आकर्षित करती है और हम अपने लाभार्थियों के संबंध की धमकियों की कतई चिंता नहीं करते। मैंने स्पष्ट रूप से सुना, जैसे वो क्षमा याचना कर रहा हो। मेरे लिए वो अत्यंत दुखद दिन था और मैं उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। सर, फाउंडेशन में हमारे समक्ष भी कठिनाइयां आती हैं, परंतु हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि उनसे दूसरों के साथ हमारे संबंध प्रभावित न हो। मैंने अयाचित परामर्श दिया। घड़ी पर नजर गई तो लगभग 5:30 बज रहे थे। मैं थोड़ी देर और बैठने की योजना बना रही थी, परंतु शोभा कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। उसने कहा, मैं सोचती हूँ कि अब मुझे जाना चाहिए। उसे विदा करने के लिए मैं उसके साथ मुख्य द्वार तक गई। रास्ते में हमें स्वागत कक्ष नजर आया, जहां हमने अपने कुछ पुरस्कारों को प्रदर्शित किया था। पुरस्कारों की ओर संकेत करके उसने पूछा, क्या तुम्हें इन सब पर गर्व है? बचपन में मैं गर्व करती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया और मेरा अनुभव बढ़ा, मैंने महसूस किया कि मुझे काम से आनंद मिलता है, न कि इन पुरस्कारों से। आज मेरे लिए भले इनकी कोई अहमियत न हो, परंतु मेरे संगठन के लिए ये महत्वपूर्ण है। उसने कहा, मुझे बताओ कि तुम अपने शेष वर्ष इस धन्यवाद रहित कार्य में क्यों खपाना चाहती हो? बैठकर आराम करो, अपने पोती पोतों के साथ समय बिताओ और अपने जीवन में तनाव कम करने हेतु शादियां, जन्म दिवसों में भाग लो। मैंने कहा, सत्य ये है कि मैं उन सबसे अधिक भाग्यशाली हूँ। मुझे अपने काम से प्यार है और इसी के कारण मेरे लिए मेरा प्रत्येक दिन छुट्टी का दिन है। छुट्टी से कौन प्यार नहीं करता। शोभा कार में बैठते हुए मुस्कुराई और सिर हिलाया। अलविदा का संकेत करके मैं वापस काम में लग गई।